बाजार बोलता है, इसमें हम एफआईएस के डेटा को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से एफआईएस ने कल के मार्केट में क्या कितनी सेलिंग की है। तो सेलिंग की है 2800 करोड़ रुपए की और डीआईज ने बाइंग की करीब 222 करोड़ रुपए की। तो कल नेट में तो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो थी वो काफ़ी ऑन द सेलिंग साइड ही देखने के लिए मिली है। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था लेकिन मार्केट में लगता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स और कल जो एचएनआईज हैं उन्होंने शायद मोर्चा ज़्यादा संभाला मार्केट को बचाने के लिए। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल इंडिसेस का हाल, वहाँ पे किस तरह का रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो डाउ तो कल रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने के लिए मिली। कल वहाँ पर 4% करीब डाउ गिरता हुआ दिखाई दिया, 1680 पॉइंट एक ही दिन में। शंघाई में आज 0.25% की गिरावट है। हैंसेंग, निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी करीब 1.5 से 3% की गिरावट है। तो वर्ल्ड मार्केट में अब सेल ऑफ तो है आज, चूँकि कल हम बच गए लेकिन आज शायद अभी इतना नहीं बचे हुए हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे क्योंकि कुछ खबरें पॉजिटिव भी हैं, सिल्वर लाइनिंग भी हैं इंडियन मार्केट के लिए, जैसे कि अविनाश सर बता रहे हैं, तो उन पर भी गौर करेंगे। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के मार्केट में टॉप गेनर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जो ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा पा रहे हैं। कावेरी सीड करीब 5%, टार्क करीब 4%, रेनबो पेपर करीब 2.5%, कैस्ट्रॉल इंडिया करीब 2%। एचडीएफसी बैंक का फॉर ए मतलब बिगर सरप्राइज कि आज एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स की लिस्ट में आ रहा है। तो ये अच्छी चीज़, और बैंक निफ्टी को संभाल भी रहा है। इसलिए एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं, कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उसमें GRWR हाईटेक करीब 17%, भारत फोर्ज करीब 9%, और फार्मा 8%, लॉरस लैब 8%, ल्यूपिन 7%। तो आज के जो टॉप लूजर्स हैं वो सारे अमेरिका बेस्ड हैं। भारत फोर्ज का अमेरिका से रेवेन्यू आता है, गिरा हुआ है। अरविंदो फार्मा, लॉरस लैब, ल्यूपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी सभी जो है लाल निशान में है, वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका से अच्छी खासी आय आती है। एक बार देख लेते हैं बड़ी ब्रेकिंग, क्योंकि आज जो मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिली कि बाजार क्यों गिरा है। तो फाइनली बाजार इसीलिए गिरा है क्योंकि जो फार्मा कंपनियों पर जल्द टैरिफ लगाएंगे ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और टैरिफ अंडर रिव्यू है एक सेपरेट कैटेगरी में। उन्होंने कहा ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फार्मा कंपनियों पर हमें टैरिफ लगाने के लिए, अंडर रिव्यू है। हम इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अविनाश सर, कल रिलीफ रैली और आज सारा रिलीफ ख़त्म, उल्टा पेनफुल जर्नी फार्मा कंपनीज़ के लिए। ये तो बड़ा अनसर्टेन मार्केट हो गया सर, कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप कल को रात को कुछ भी बोलें, सुबह कुछ भी बोले, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ही हो गए कि जो पूरी एक तरह से सारी दुनिया के सारे सेक्टर्स चला रहे। ये कब तक मतलब रिलीफ मिलेगा? एक वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती होगी सर, तो कुछ कंपनियों में कहाँ लग रहा है, फार्मा कंपनियों में अभी क्या करें? मतलब कल तो लोग फंस गए बुरी तरह से। क्या देखो विवेक, पहली बात तो आप एक बात क्लियरली समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल अनाउंसमेंट किया है, तो ये तो पहला झटका था। अभी ऐसे बहुत सारे झटके आएंगे और हमको सारे इन्वेस्टर्स को उनको सामना करना है। तो देखिए, मेरे ख्याल से मार्केट्स में सबसे बड़ा जो लेसन हमको सीखना है, आई थिंक विवेक, इज दैट मार्केट्स अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यही कारण है कि उसके बाद आपका फंडामेंटल अच्छा हो, आपकी बैलेंस शीट अच्छी हो, आपके पास कितनी कैश है, ये सारे पैरामीटर्स इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स देखते नहीं है। और जब पैनिक आता है, जैसे कल के यूएस मार्केट्स में आप देखिए, डाउ जोन्स करीबन 6% गिरा, ओवरऑल मार्केट कैप करीबन $2 ट्रिलियन का नीचे आ गया। तो उसका मतलब क्लियर है कि वहां पे भी अनसर्टेनिटी है, और जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर फंडामेंटल्स की तरफ देखेगा नहीं। हालांकि एक बात तो क्लियर है कि अनसर्टेनिटी के टाइम पे ही जो निवेशक थोड़ा बहुत पैसा लगाता है और लंबी अवधि के लिए प्लानिंग करता है, और जिसको अपने कंट्री के ऊपर पूरा भरोसा है कि इंडिया ग्रो करेगा अगले 5 साल 10 साल में, तो वही इन्वेस्टर बड़ा पैसा बना चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारा मार्केट अभी मोमेंटम फेज में है, तो ये थोड़ा सा सिलसिला अनसर्टेन रहेगा। आई मीन, क्वार्टरली नंबर्स होपफुली अगर अच्छे आए तो ठीक है, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर फोर्थ क्वार्टर में काफी नेगेटिव सरप्राइजेस आ गए, मार्केट्स को रिजल्ट्स पसंद नहीं आए, तो स्टॉक स्पेसिफिक और भी गिरावट आ सकती है। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ठंडा है, और मेरे ख्याल से नंबर अभी आएंगे, 10 अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार का उनका माइंडसेट है, क्योंकि वही सिग्नल लेके मार्केट आगे बढ़ेगा। तो मार्केट आगे बढ़ने की सर ने बता दिया कि कैसे मार्केट आगे बढ़ पाएगा। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। अविनाश जी को भी नमस्कार।
हाँ, नमस्कार। अंशुल भाई ये बताइए, कोई फार्मास्यूटिकल काउंटर आपकी रडार पर आ रहा है जिसमें कि अभी शॉर्टिंग नहीं हो पाई है, या थोड़ा मजबूती दिखा पा रहा है, या कुछ कमज़ोर हो जाएगा शाम तक आते आते, या कोई ऐसा काउंटर जो कि अच्छे से पिट गया है तो यहाँ पर अब उसका सपोर्ट आ गया हो, तो आपको लग रहा हो कि यहाँ से कुछ रिकवर हो जाएगा? और सर, फार्मा डिस्कस करने से पहले एक 30 सेकंड का समय लूंगा। अविनाश जी की तबीयत पूछ लूं। अविनाश जी, एकदम तबीयत इस समय सही चल रही है ना? बीच में हार्ट हाँ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी आपको? हाँ, बिल्कुल अभी ठीक हूँ। अच्छा, अविनाश सर, मतलब क्या, कब कब की बात है ये सर? ये मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा, अरे चलिए। सर, फार्मा इंडेक्स में देखेंगे तो कल 37 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा था। ब्रेकआउट देते देते डे लो पे आके क्लोज किया है। अब ये ब्रेकआउट फेल हुआ है। ब्रेकआउट फेल जब हुआ है सीनेक्स फार्मा पे, तो उसका लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट था 20,101, जो आज सुबह पैनिक में टेस्ट हो चुका है और वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। तो अब सीएनएक्स फार्मा अगर 20,101 बचा लेता है तो ये धीरे धीरे करके वापस ऊपर आएगा, सेकंड अटेम्प्ट करेगा ब्रेकआउट का। अगर 20,101 के नीचे क्लोजिंग आती है तो सीधे सीधे 19,600 का टारगेट खुल जाएगा। और 19,600 के बाद फिर देखेंगे कि क्या करता है। आउट ऑफ ऑल एक लुपिन है जहां पे बढ़िया बेस बना हुआ है, बेस ब्रेकआउट रीटेस्ट भी हो रहा है। लुपिन का अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो 113 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम बना था जिसका ब्रेकआउट आया था। और पिछले 2 महीने मतलब अगर आप पकड़ेंगे जनवरी और फरवरी, तो पूरी सेलिंग मिला के वही ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ था 1900 रुपए पे, और पिछले 2 महीने से 1900 का सपोर्ट मिल रहा है। तो लुपिन इकलौता काउंटर लग रहा है जहां पे 1900 रुपए अगर प्रोटेक्टेड रह जाता है तो ये नया ऑल टाइम हाई बना देगा, बट सब्जेक्ट टू 1900 प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि बाकी काउंटर्स में बहुत हद तक वीकनेस दिख रही है। बिल्कुल, तो बाकी काउंटर में बहुत तेज ज़्यादा वीकनेस दिख रही है। केवल ल्यूपिन एक ऐसा काउंटर लग रहा है अंशुल जी को कि जो कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा पाएगा इस मार्केट में। अ, लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि फार्मा कंपनीज पर भी टैरिफ लग सकता है, जो कि कल तक खबर नहीं थी। कल तक सब लोग यही सोच रहे थे कि फार्मा कंपनियां बच जाएंगी और हमारा $9 बिलियन का करीब जो एक्सपोर्ट है वो अनटच्ड रहेगा, और उसी की खुशी में हम थोड़ा चले भी थे। लेकिन कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली। अमेरिकी बाज़ारों की मार्केट कैप कल ही कल में करीब 2 ट्रिलियन साफ हो गई है। सितंबर 2022 के बाद इंट्राडे की ये सबसे बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। अमेरिकी स्मॉल कैप इंडेक्स रसेल 2000 बेयर मार्केट की टेरिटरी में एंटर कर चुका है। जो भी इंडेक्स अपने हाई से 20% से ज़्यादा गिर जाता है धीरे धीरे करके उसको बेयर मार्केट में माना जाता है, और जो भी इंडेक्स अपने हाल फिलहाल के लोस से 20% रिकवर हो जाता है उसको बुल मार्केट टेरिटरी में एंटर माना जाता है। तो कल अभी तक की जो गिरावट रही है उसके हिसाब से वो 21% ये इंडेक्स गिर चुका है, जिसकी वजह से उसको बेयर मार्केट टेरिटरी में माना जा रहा है। साथ ही अगर देखें तो शेयर बाजार और इकोनॉमी जल्द दौड़ेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप देखे क्या ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी भी ठीक हो जाएगी थोड़े ही समय में, और शेयर बाजार भी दौड़ेगा अमेरिका का। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात आई है। साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच क्या बोल रहे हैं कि 1 से 1.5% अमेरिका की महंगाई दर बढ़ जाएगी। आज अमेरिका में बेरोजगारी आंकड़ों पर भी मार्केट की नज़र रहेगी और फेड के चेयरमैन भी स्पीच देंगे। अविनाश सर, ये ट्रेड डेफिसिट पूरा करने निकले थे लेकिन मार्केट डेफिसिट में चला गया और $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप कल साफ हो गई अमेरिका की। इतना तो शायद ट्रेड डेफिसिट वो बचा रहे होंगे, क्योंकि इंडिया से केवल 30-40 बिलियन डॉलर का है। 1 ट्रिलियन में सर 1000 बिलियन होते हैं, तो 2000 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट जो बचाने निकले होंगे वो सारा कल ही कल में मार्केट ने उनको वाइप आउट करके दे दिया। टेंशन तो इंटरनली ट्रंप को भी होगी, है ये क्रेजीनेस चलती रहेगी, और अमेरिकन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करते रहेंगे सर ऑन ए डेली बेसिस, और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर चलता रहेगा? विवेक, पहली बात तो देखिए, जब भी टैरिफ्स कोई भी कंट्री पे लगाए जाते हैं तो पहली बात तो क्या है ना कि वो प्रोडक्ट और सर्विस महंगा हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और यूएस भी बड़ी मात्रा में तेल कनाडा से इंपोर्ट करता है, मेक्सिको से भी ऑयल इंपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर टैरिफ यूएस को भी लगते हैं तो इनके लिए भी काफी दिक्कत रहेगी, क्योंकि चीजें महंगे होंगी तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, काफी जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो ट्रम्प साहब को दिक्कत होगी ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए। इनका
उनका मानना है कि सारा कुछ जो भी वो इंपोर्ट करते हैं वो अमेरिका में ही बनाएंगे। तो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए कि पूरा सेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट करना, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक मेंटेन करना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से क्या है ना कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स यूएस इकोनॉमी को भी तकलीफ भुगतनी पड़ेगी। ऑलरेडी गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज ने कहा है कि वो 35-40% चांसेस देख रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ जाएगी। और मैं तो कहूंगा कि टैरिफ से ज्यादा अगर यूएस मार्केट में रिसेशन आता है विवेक, तो वो हमारे आईटी कंपनीज के लिए और भी बड़ा खतरा होगी, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूएस में डाउन होता है तो आईटी बजट्स कम होंगे। इंडियन आईटी कंपनीज जो यूएस से बिजनेस लेके आती है उनके लिए भी बिजनेस कम होगा। तो ओवरऑल सिनारियो काफी खराब है। और ये जो ट्रम्प का अनाउंसमेंट का स्टाइल है कि भाई एक दिन कुछ और अनाउंस करते हैं, दूसरे दिन कुछ और अनाउंस करेंगे, तो ये टैरिफ का जो मामला है ये एटलीस्ट इन द नियर टर्म, कम से कम सितंबर क्वार्टर तक मार्केट्स को थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रखेगा। इसके बाद हम देखेंगे कैसी कंपनीज रिएक्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेटली नेट नेट ये सारा कुछ नेगेटिव ही लग रहा है। तो नेट नेट यहाँ से नेगेटिव लग रहा है सर को। और आज 33,600 की रेंज पर पहुंच चुका है आईटी इंडेक्स और 1,000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे है। कल भी हमने देखा था कि 1400 पॉइंट्स से ज़्यादा की गिरावट आईटी इंडेक्स में देखने के लिए मिल रही थी। कल की पूरी जो गिरावट थी वो आईटी इंडेक्स के नाम थी, और आज की जो गिरावट है वो आईटी प्लस फार्मा के नाम है। और इनफैक्ट आज रिलायंस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गिरावट में, क्योंकि रिलायंस का भी शेयर आज तेज़ी से नीचे आ चुका है। 1200 की रेंज पर अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। टैरिफ के विरोध में अमेरिकी सांसद ही आ चुके हैं। रिपब्लिकन जो पार्टी है उनके ही सांसद चक ग्रासले और डेमोक्रेट सांसद मारिया एक साथ आ गए हैं, और उन्होंने एक ट्रंप को रोकने के लिए ट्रेड रिव्यू एक्ट 2025 प्रस्तावित किया है सेनेट में। और अगर ये रिव्यू एक्ट पर आम सहमति बन जाती है बाकी सांसदों की भी, तो टैरिफ पर पेच फंस सकता है, क्योंकि 60 दिनों में ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस से क्लियरेंस लेनी होगी इस केस में। और टैरिफ बिल पर क्लियरेंस नहीं मिलने पर बिल एक्सपायर हो जाएगा, यानी जो भी उन्होंने टैरिफ लगाए एक्सपायर हो जाएंगे अगर उनके सभी सांसद या एक मेजर जो आम सहमति है सांसदों की, डेमोक्रेट्स प्लस रिपब्लिकन्स की, दोनों की मिलाकर, अगर ये इस ट्रेड रिव्यू एक्ट 2025 को कांग्रेस में ले जाते हैं, पूरी तरह से इस पर आ जाता है कि हाँ इस बिल को हम बात करने वाले हैं। अविनाश सर, ये पेच अगर ये फंस गया तो जो 2 महीने की ट्रंप की मेहनत है और बाकी देशों की जो स्ट्रैटेजी है फिर चेंज हो जाएगी। ये तो मतलब अमेरिका में तो गेम ही चल रहा है, मतलब एक तरह से कि रोज़ सुबह उठो, पहले ट्रंप की स्पीच देखो कि कुछ उन्होंने रात को तो नहीं बोल दिया, सुबह को तो नहीं बोल दिया, ऊपर से वहाँ के उनके अब तो सांसद, उनकी पार्टी के सांसद खुद उल्टा ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं। तो कैसे देखें सर इस सिचुएशन को? नहीं तो विवेक, मैंने जैसे पहले आपको कहा शो पे कि ये अनसर्टेनिटी और इंक्रीज करेगा। अनसर्टेनिटी मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती, मार्केट्स हेट अनसर्टेनिटी। और ये मामला देखिए अभी 2 महीने में वेदर वो अपोजिशन यूएस में सक्सेसफुल होते नहीं होते वो एक दूसरी बात है, लेकिन तब तक जो भी अनाउंसमेंट्स ट्रम्प साहब करेंगे मेरे ख्याल से मार्केट्स ऑलवेज थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। तो ये डेफिनेटली मामला थोड़ा सा पेचीदा है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे मार्केट स्पेंड करेगा, क्योंकि मार्केट्स को जब अंदाजा होगा कि ये सारी बातें हो सकती है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे कोई एक रेगुलर सेकुलर ट्रेंड इमीडिएटली मिलेगा ऐसा लगता नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट और कंपनीज के जो बिजनेसेस है उसको नजरअंदाज करके मार्केट्स प्योरली सेंटिमेंट के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल। इवन सर इसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वही नहीं, रिपब्लिकन पार्टी जो इनकी पार्टी है उसी में भी काफ़ी कुछ लोग हैं जिनके विरोधाभासी स्टेटमेंट आने लगे हैं। ट्रंप की पार्टी के ही एक जो सांसद हैं पॉल, और काफ़ी उनको नज़दीकी माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने बोला कि 1890 में मैककिनले जो कि रिपब्लिकन्स थे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया था, तो टैरिफ बढ़ाने के बाद हम चुनाव में 50% सीट हार गए थे। पॉल ने फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया कि 1930 में स्मूथ हॉले ने टैरिफ बढ़ाया था तो पार्टी 60 साल तक सत्ता से बाहर रही। तो सर डराया तो जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि स्थिर जो डिसीज़न ले लेते हैं, एक फंडामेंटल डिसीज़न जो स्थिर ले लेते हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद वो ऊपर से आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट करते हैं। क्या लग रहा है सर, अगर ये खुद की पार्टी में विरोधाभास हो गया इनके और इन्हीं की पार्टी में फूट पड़ गई,
तो ये बिल आगे बढ़ पाएगा? 60 दिन मार्केट कैसे फिर बिहेव करेगा? मतलब 60 दिन मार्केट से दूर ही रहें, यही ज़्यादा अच्छा है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे मैंने कहा कि ट्रम्प साहब क्या क्या सोचते हैं और क्या बोलेंगे आने वाले दिनों में, ये कहना मुश्किल है विवेक। लेकिन एक बात है कि उनको कोई भी अपोजिशन कुछ भी कहे, वो किसी की बात सुनने वाले नहीं है। वो जो करने वाले हैं वो तो करेंगे। अपोजिशन कैसे सक्सेसफुली उनको कंट्रोल करती है वो आगे बात देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमको बाजार में रहना है और अच्छा पैसा बनाना है, तो मेरे ख्याल से देखिए, कंजम्पशन, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, सीमेंट, ये ऐसे सेक्टर्स है, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको अभी बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं। नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखिए। और जैसे मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि जब भी अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होती है, तभी बाजार नहीं चलते, बहुत टाइम तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन यही समय होता है जब आपको एक अच्छा नया पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है। तो ये मौका इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली गंवाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी हिम्मत करके और थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करके, थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कर लीजिए। क्योंकि देखिए, दो तीन चीजें जो अच्छी हुई है, एक तो डॉलर इंडेक्स 102 तक आया है। अगर 100 तक आ गया तो होपफुली एफआई फ्लोज भी चालू हो जाएंगे। बॉन्ड यील्ड्स, यूएस बॉन्ड यील्ड्स कल काफी कम हो चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है, जो आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी अभी आएगी, यहाँ पे वापस एक 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। हालांकि हमको लगता है कि शायद आरबीआई गवर्नर मानसून और ग्लोबल हेडविंड्स देखेंगे। बट अगर रेट कट आ गया होपफुली पॉजिटिवली, तो डेफिनेटली वो भी एक ट्रिगर पॉइंट इंडियन मार्केट्स के लिए रहेगा। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप अपने कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में हम काफी कॉन्फिडेंट है विवेक कि यहाँ से अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स का बन सकता है। एक और इंडियन मार्केट के लिए जो अब सिल्वर लाइनिंग की बात करते हैं, वो दो चीज़ें हैं कि एक तो कमोडिटी कीमतों में हाहाकार मचा कल, और गोल्ड सिल्वर कीमतों में भी तेज़ गिरावट देखने के लिए मिली। कल सिल्वर की प्राइसेस करीब 7% और गोल्ड की कीमत करीब 1.5% तक टूटी। कच्चे तेल की कीमतों में 7% की गिरावट थी। कॉपर की कीमतों में 4% की गिरावट। जिंक, एल्युमिनियम, इन सभी की कीमतों में 1 से 3% की गिरावट। अंशुल भाई, कोई काउंटर है कमोडिटी का जो कि आपको लग रहा है कि इस गिरावट में खरीदना चाहिए, या कोई कमोडिटीज़ के काउंटर ऐसे लग रहे हैं जिनसे कि दूर रहना चाहिए? सर, जब क्रूड बढ़ रहा था तभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्रूड में टेम्परेरी पुल बैक है और वापस से डाउन मूव आएगी। 64-62 डॉलर का टारगेट है और उसके बाद और डाउन साइड आती हुई दिखेगी। तो अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड डाउन साइड बना रहेगा। तो आप आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, इस टाइप के काउंटर्स को एक्यूमुलेट करके रखिए। अगली तेजी में इन काउंटर्स में अच्छी तेजी डेवलप होती हुई दिखेगी। धीरे धीरे जैसे क्रूड नीचे आएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है अविनाश सर, एक और इम्पॉर्टेंट जो हमने क्रूड की भी बात अंशुल भाई भी बता रहे हैं कि कल ओपेक प्लस देशों की मीटिंग हुई। उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति जताई है। 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन की सप्लाई मई से बढ़ाई जाएगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1,35,000 बैरल पर डे की सप्लाई बढ़ाई जाएगी, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। अमेरिका में मंदी की आशंकाओं से भी तेल कीमतें गिरी हैं। साथ ही अमेरिकी तेल इन्वेंट्री भी बढ़ी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों पर असर पड़ा। और टैरिफ लगने से दुनिया भर में से तेल डिमांड पर भी असर देखने के लिए मिल सकता है। अविनाश सर, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली सिचुएशन माने कि जब भी इंडिया के लिए, जब दुनिया भर में इस तरह की मंदी आती है तो क्रूड ऑयल गिरकर इंडिया को बचा जाता है। इस बार भी शायद वही हो रहा है। इसको इस तरह से देख सकते हैं? और कौन सी कंपनियां खरीदें आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं भी अंशु जी से एग्री करता हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है, इनके लिए तेल की कीमतें गिरती है तो इनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, प्लस एविएशन सेक्टर जो बहुत बड़ा कस्टमर है क्रूड ऑयल का, इनके लिए भी अच्छी डेफिनेटली डेवलपमेंट है। प्लस जो लुब्रिकेंट कंपनीज है, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, गल्फ ऑयल हो गया, कार्बन ब्लैक की कंपनीज हो गई, जैसे पीसीबीएल हो गया, पेंट की कंपनीज है, उनका भी रॉ मटेरियल पेट्रोलियम बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, क्रूड का अगर सप्लाई बढ़ता है तो क्रूड ऑलरेडी कल मेरे ख्याल से 3% डाउन था, 68-69 डॉलर्स पे। तो अगर और थोड़ी गिरावट आती है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट में सबसे बड़ा जो वेरिएबल है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है। क्रूड ऑयल अगर घटता है तो हमको मौका मिलेगा कि सस्ते दामों में हम क्रूड इंपोर्ट करें। तो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये सारे चीजों को
नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको शायद 3-4 महीने का इंतजार करना पड़े। इमीडिएटली सेंटिमेंट से मार्केट चलेगा, लेकिन बाद में जब डेटा पॉइंट्स आएंगे, ये कंपनियां अच्छे नंबर दिखाएंगे क्योंकि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएंगी, तो डेफिनेटली मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक रवैया लेके तो काम करेगा। इंडेक्स पे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एविएशन की कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग की कंपनीज, लुब्रिकेंट की कंपनीज, प्लस कार्बन ब्लैक बनाने वाली पेंट कंपनी, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि कौन सी कंपनियां हैं जिन पर कि पॉजिटिव रुख अपनाया जा सकता है। अविनाश सर, एक और बड़ी खबर कल आती हुई दिखाई दी, फिच ने चीन की रेटिंग घटा दी और A+ से घटाकर A रेटिंग कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जो इस तरह से ग्रॉस जो GDP डेट टू GDP रेशो है वो बढ़ रहा है, उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि चीन की वित्तीय हालत ख़राब हो जाएगी। क्या लग रहा है सर, चीन की रेटिंग इस तरह से इस समय पर क्रूशल पॉइंट पर घटना, ये कितना बड़ा सेटबैक है चीन के लिए, और इससे और कितनी हलचल होगी कमोडिटीज़ के प्राइजेज में, क्योंकि चीन बड़ा कंज्यूमर भी है, बड़ा प्रोड्यूसर भी है। देखिए, पहली बात तो चीन के लिए ये नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस ने टैरिफ्स ऑलमोस्ट 30% के ऊपर चीन पे लगाए हैं, और चाइना का बहुत बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट में है। देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी इतनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, इसीलिए हमारा पोजीशनिंग इतना खराब नहीं होगा। बट चीन के लिए यूएस एक्सपोर्ट जो है वो अभी बहुत महंगे होने वाले हैं, और हो सकता है कि चीन भी रिटेलिएट करके कोई और टैरिफ्स यूएस प्रोडक्ट्स पे लगाएं जो उनके कंट्री में इंपोर्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, कितना अनुमान होगा ये तो पता नहीं, बट चीन का नेगेटिव सरप्राइज हमारे इंडिया के लिए थोड़ा बहुत काम में आ सकता है। काफी ऐसे सेक्टर्स है जैसे केमिकल्स है, फार्मा है, यहाँ पे इंडियन कंपनीज अभी काफी अच्छी तरह से चाइनीज कंपनीज को टक्कर दे रही है, और अगर ये मामला और बिगड़ता है तो काफी ऐसे कस्टमर्स है, काफी ऐसे सप्लाई चेन अरेंजमेंट्स है जो इंडिया की तरफ मुड़ सकते हैं। तो इसके लिए शायद आपको 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़े, बट ये डेफिनेटली अच्छी बात है इंडियन मार्केट्स के लिए। ओवरऑल हमारी पोजीशनिंग ग्लोबल मार्केट में चाइना के मुकाबले में काफी अच्छी होगी। ठीक है अविनाश सर, बस चलने से पहले मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि सर कोई 1-2 सेफेस्ट बेट जो कि इस मार्केट में आपको लगता है कि यहाँ पे दाव लगा के बैठे हैं, इस गिरे हुए मार्केट का फ़ायदा उठाएं या इस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा उठाएं। देखिए, मेरे को लगता है कि आपको कंजम्पशन सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, एफएमसीजी नहीं, कंजम्पशन। यानी हमको जो स्टॉक यहाँ पे पसंद है वो वरुण बेवरेजेस है। देखिए, कल के बाजार में भी हमने देखा इतना भारी गिरावट, और आज की भारी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक में कोई इतना नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, क्योंकि ये क्वासी मोनोपोली प्लेयर है। पेप्सिको को अपना पूरा कोल्ड ड्रिंक्स बॉटलिंग का काम करते हैं, और इंडिया में जो बेवरेज मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी है। पिछले साल 20,000 करोड़ के रेवेन्यू पे करीबन 2600 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमारा मानना है कि जनवरी टू मार्च और अप्रैल टू जून, ये जो गर्मी के महीने होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा सेल कोल्ड ड्रिंक की होती है। तो यहाँ पे 650 पौने 700 का एक टारगेट प्राइस आपको साल भर में मिल सकता है, तो यहाँ पे नजर रखिए। और दूसरा शेयर जो हमको पसंद है, बेसिकली वो हॉस्पिटैलिटी स्पेस से जुड़ा है, BLS इंटरनेशनल, जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा है। ये इंडिया की वीसा मैनेजिंग कंपनी है, 65 कंट्री में काम करता है। अगेन हॉस्पिटैलिटी होटल सेक्टर तो ग्रो करेगा, तो यहाँ पे भी करीबन 450-460 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत ही बेहतरीन नंबर्स कंपनी ने पहले 9 महीने के लिए दिखाया, करीबन 390 करोड़ का प्रॉफिट आया, पूरे साल के लिए करीबन 500 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाइए जहां पे आपका सेफ्टी मार्जिन है, और सबसे बड़ी बात, जहां पे सेक्टर में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी ये टैरिफ्स आने के बाद भी आएगी, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनियां ऐसी है जहां पे इनका बिजनेस कोई दूसरा छीन नहीं सकता, और इनकी बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है।